Attack now! AK-47, टैंक्स और मिसाइल्स, इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। गुस्से में आकर गॉर्डन ने अपने बॉडी के अंदर से पर्सी के डेड बॉडी को निकाला। ये देख कैप्टन समझ गए कि आखिर गॉर्डन का इरादा क्या है और तुरंत उन्होंने अपनी सेना को सावधान किया। एम्बुश एम्बुश! वो पर्सी को फेंक रहा है। मेरी तो गांड फट गई। जापान के लिए वो एक काफी भारी दिन था। शाम हो गया और गॉर्डन सड़क पर चल रहा था। ये एक बहुत ही शेमफुल सिनेरियो था जापान के लिए, क्योंकि सीना चौड़ा करके उन्होंने हिट लॉजिस्टिक्स के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी को उठाया था। एंड अनफॉर्चुनेटली हिट लॉजिस्टिक्स तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही अब जापान के लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ गए। शर्म से उनकी सरकार का सर झुक गया, क्योंकि उन्हें फाइनली रियलाइज हुआ कि ये तबाही सिर्फ और सिर्फ बायोफ्यूज्ड इंजिन्स के मिसयूज के कारण हुआ। फिलहाल गॉर्डन को रोकना उनका मेन पर्पस था, जिसके लिए एक बैठक बिठाया गया और फाइनली एक प्लान तैयार किया गया। वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बात। लाल हरे भूरे नीले सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम। कभी उतरे तो मुड़ मुड़ के थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। करीब करीब रात के 3 बजे जापान की फौज प्लान के मुताबिक ब्लू माउंटेन क्वेरी पहुंचे, जहां गॉर्डन आने वाला था। गॉर्डन वहां सिर्फ और सिर्फ सभी बिल्डिंग्स को तबाह करने आ रहा था, क्योंकि ब्लू माउंटेन क्वेरी में 2 काम होते हैं। पहला काम स्लेट और स्टोन्स को सोडोर आइलैंड में सप्लाई करना और दूसरा चुपते चुपाते बायोफ्यूज ट्रेन्स पर एक्सपेरिमेंट करना। कुछ ही मिनटों में फाइनली गॉर्डन स्पॉट पर पहुंच गया। करीब 100 से भी ज्यादा सेना हथियारों के साथ मौजूद थे, पर किसी ने उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले गॉर्डन को एक सरप्राइज देना था। ये सरप्राइज और कोई नहीं बल्कि थॉमस था। मैंने सुना है कि 25 ऑपरेशंस के बाद थॉमस को दोबारा जिंदा किया गया। ये कहीं से वो थॉमस नहीं दिखता जिसे मैं जानता था। ये वाला थॉमस ना ही इंजन था और ना ही एक इंसान। ये एक अजीब सा ही क्रिएचर बन गया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। क्योंकि गॉर्डन के सारे दोस्त मारे जा चुके थे और उन्हें रीएनिमेट करने के लिए रिसर्चर्स के पास उनका डीएनए नहीं था, तो थॉमस को ही दोबारा जिंदा किया गया। आफ्टर ऑल वो भी तो गॉर्डन का एक दोस्त ही था। थॉमस एक अकेला ऑप्शन था गॉर्डन को रोकने के लिए। गॉर्डन को देख थॉमस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
अचानक गॉर्डन को अपना दोस्त थॉमस दोबारा याद आया और फिर उसने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों दोस्त एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हुए कि तभी जापान के पहाड़ों में कुछ ऐसा छुपा था जो फाइनली रिवील होने जा रहा था। ये एक जायंट बायोफ्यूज्ड पत्थर था जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। थॉमस की आंखों के सामने उसके दोस्त को कुचलकर मार दिया गया। उसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि गॉर्डन के सामने उसे बस इसीलिए लाया गया ताकि कुछ मिनटों तक गॉर्डन रुक जाए बिना कोई मूवमेंट किए। थॉमस के दर्द को मेरे से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। प्लान के मुताबिक गॉर्डन खत्म, प्रोजेक्ट G1 खत्म। इस धोखे ने थॉमस को खामोश कर दिया। बहुत ट्रस्ट करके गॉर्डन के सामने दोस्ती के लिए वो आया था। इन सब को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ही उसका एक लौता दोस्त हूँ। मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं इतनी सारी तबाही और अनगिनत मौतों को देखते हुए पूरी दुनिया में बायोफ्यूज्ड एक्सपेरिमेंट्स को बैन कर दिया गया। हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हेलो, उसकी आंखें हिल रही हैं। शायद इसे शॉक देना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी, चुप करो। सिक्योरिटी! अरे मजाक है क्या? निकालो कोई इन्हें आईसीयू से बाहर। ये आदमी अब हमारे केयर में है। रिलैक्स कीजिए मिस्टर वॉमिट मैन, अब आप हमारे हाथ में हो। कुत्तों जैसे पीछे पड़े थे ना तुम सब मेरे। बस कुछ बायोफ्यूज चूतिया इंजिन्स क्या बना लिया, इतना बवाल, वाह! लेकिन खुद जो इतनी तबाही लाई, उसका क्या? उसका कुछ नहीं। मैं करूं तो गलत। डॉक्टर ओवेंस, वॉमिट मैन और तुम सब किसी को नहीं छोड़ने वाला। बस कुछ दिन और, फिर देखना तुम सबका क्या हाल होगा। तुम सब के लिए मैंने कुछ बहुत बढ़िया सोचा है। ए, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ होना चाहिए।
अरे पागल, 50 साल पहले टोफम को उस तरह भागते देखा गया था, फिर पूरा जंगल सील कर दिया गया। तुझे लगता है वो चूतिया टोफम वापस आ जाएगा? बात तो सही है, पर यहाँ वार्निंग साइंस भी तो है। अरे सालों से वहाँ से ना कुछ आया और ना ही कुछ वहाँ गया। और रही बात चूतिया टोफम की, वो तो साला अब तक मर चुका होगा।